प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 1919 के अधिनियम के बाद में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के बारे में चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं कि 1935 का अधिनियम 1919 के एक्ट के 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया गया, किंतु 1919 की शासन की असफलता और भारतीय जनता द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग को मद्देनज़र रखते हुए 10 वर्ष के पूर्व ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः इसे श्वेत आयोग की संज्ञा दी गई। किसी भी भारतीय को इस आयोग में शामिल नहीं किए जाने के कारण इस आयोग का व्यापक रूप से विरोध हुआ। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष एम.एन. अंसारी थे, 1927 में आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 3 फरवरी 1928 को आयोग मुंबई पहुंचा तथा 30 जून 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग के विरोध के बावजूद उसकी अनेक बातों को भारत सरकार ने अधिनियम 1935 में स्थान दिया। तो इसमें आपको एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो मद्रास अधिवेशन हुआ और उसमें अध्यक्ष जो थे वो एम.एन. अंसारी थे और ये 1927 में हुआ। भारतीय सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों द्वारा स्वीकृत संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया गया तथा पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्य वाली नेहरू समिति का गठन किया गया। नेहरू समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नेहरू रिपोर्ट क्या थी। नेहरू रिपोर्ट में मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थी। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट का मुख्य मुद्दा था औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग करना, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए, प्रांतीय स्वायत्तता की मांग की गई, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना की जाए, देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति तथा मौलिक अधिकार आदि के बारे में नेहरू रिपोर्ट के ये मसवदे थे। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग 29 मार्च 1929 को पेश की। इसके बाद ब्रिटेन में 1930 में प्रथम, 1931 में दूसरा तथा 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक सुधारों पर विचार करना था। इन सब सम्मेलनों में जो विचार व्यक्त किए गए उसके आधार पर अंतिम रूप से ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिस पर विचार के लिए लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार विधेयक संसद से पास होने के बाद 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बना। तो 1935 का जन्म कैसे हुआ या 1935 का अधिनियम कैसे बना, तो ये उसके बारे में है। किस तरह से, किसकी अध्यक्षता में, ये आपको नोटिस करना है और किस तरह से, किस तारीख को ये 1935 का अधिनियम बना। ये जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। 1935 के अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां तथा 14 भाग थे। भारत के लिए तैयार जो संवैधानिक प्रस्ताव था
ये एक तो अंतिम प्रस्ताव था। दूसरी बात, सबसे बड़ा और जटिल प्रस्ताव दस्तावेज माना जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1935 के अधिनियम का वर्तमान में जो हमारा भारतीय संविधान है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि अब हम देखते हैं कि किन किन बातों में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, उसमें हम शामिल कर सकते हैं। जैसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई 1935 के अधिनियम के द्वारा ही। 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 कमिश्नरियों तथा उन देशी रियासतों से भारतीय संघ की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा हुई, जिसमें स्वेच्छा से ये लोग शामिल हुए। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना आवश्यक था, लेकिन देशी रियासतों का संघ में शामिल होना स्वैच्छिक था। अगर वो चाहें तो शामिल हो, अदरवाइज़ नहीं हो। अंततः क्या हुआ कि 1935 के अधिनियम में देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई और यह जो प्रस्ताव था वो मूल रूप नहीं ले सका। किंतु 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता को लागू कर दिया गया। – 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में जो द्वैध शासन स्थापित था वह 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया और इसमें इसके लिए केंद्रीय प्रशासन के विषयों को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से वो थे 2 भाग? एक तो रक्षित विषय थे और दूसरा हस्तांतरित विषय थे। रक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय, जनजातीय क्षेत्र शामिल किए गए, जिनका प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से करता था तथा अपने कार्यों के लिए भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था। और दूसरा जो सब्जेक्ट था वो था हमारा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन कौन करता था? हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी मंत्री परिषद की सहायता से करता था और जो अंतिम रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। तो इन 2 बातों से अब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि केंद्रीय कार्यकारिणी के 2 भाग थे। कौन कौन से? एक तो फर्स्ट है गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद और दूसरा है गवर्नर जनरल एवं मंत्री परिषद। अब आती है कि प्रांतीय स्वायत्तता क्या है। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना 1935 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। विधि निर्माण हेतु केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में से विधि बनाने का अंतिम अधिकार प्रांतों को दिया गया तथा उन पर से केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया और जो प्रांतों के गवर्नर थे वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, ना कि गवर्नर जनरल के अधीन था। प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थ मतलब इसमें प्रांतों को केंद्र के अपेक्षा सर्वोपरि या शक्तिशाली माना गया था। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो प्रांतीय स्वायत्तता के कॉन्टेक्स्ट में ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थित था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था तथा अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। इनकी जो नियुक्ति है वो सम्राट द्वारा की जाती थी। उसके निर्णय के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। 1 अक्टूबर 1937 से यह न्यायालय कार्यरत हो गया था, जिसे प्रारंभिक अपीलीय एवं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त था। इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। ये भी आपको ध्यान रखने की बात है कि जो प्रथम न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस जो थे, वो थे सर मॉरिस ग्वेयर तथा जो 6 अन्य हमने न्यायाधीशों की बात करी उसमें 2 भारतीय न्यायाधीश थे। उनके नाम ये हैं M.R. जैकब तथा दूसरे जस्टिस जो थे वो M.S. सुल्तान थे। बच्चों, ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको फिर कह रही हूँ, आप नोट करके रखिएगा। ये जो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो उसमें जो 1 वर्ड है, MCQ हैं, उनमें ये सवाल पूछे जाते हैं।
अधिनियम की दूसरी विशेषता में हम आते हैं शक्तियों का विभाजन। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। संघ सूची, भारतीय सूची और विषय समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषयों का बारे में बताया गया। समवर्ती सूची में 36 विषयों के बारे में बताया गया और भारतीय सूची में 54 विषयों के बारे में बताया गया। एक बात और ध्यान देने की है इसमें कि अवशिष्ट विषयों सहित कुछ आपातकालीन अधिकार वायसराय को सौंप दिए गए थे। 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। इसमें प्रांत में हम शामिल करते हैं जैसे बिहार है, बंगाल है, असम, संयुक्त प्रांत, मुंबई एवं मद्रास जैसे में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। उच्च सदन विधान परिषद एक स्थायी सदन था। निम्न सदन विधानसभा थी। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। 1937 का विधानसभा चुनाव इस अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप हुआ। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। एक बात और यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसकी जगह 2 नए प्रांत बनाए गए। उड़ीसा एवं सिंध को प्रांत का दर्जा मिला। 1935 के अधिनियम द्वारा ही प्रांतों में स्वशासन और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो इसमें हमने 2-3 चीज़ें देखी कि द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए और मुख्य रूप से जो इसकी विशेषता आई वो ये आई कि प्रांतों में स्वशासन और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा की गई। और दूसरी बात, प्रथम बार संपूर्ण भारत के लिए एक संघीय शासन की स्थापना की गई जिसमें भारतीय नरेशों के राज्य शामिल थे। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और द्विसदनात्मक प्रणाली आदि की स्थापना की गई। हालांकि जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया कि 1935 का अधिनियम में के जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे वर्तमान भारतीय संविधान में दिखाई देता है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़े जो दोष बताए गए हैं वो ये निम्नलिखित हैं कि व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकार बहुत सीमित कर दिए गए थे और जो भारतीय मंत्री थे वो गवर्नर जनरल और गवर्नरों के विशेष अधिकारों के कारण उनके पास शक्ति नाम मात्र की थी। प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम या 1935 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी जो कि गलत थी। एक और बात इसमें आती है कि ऐसा कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जो गवर्नर हैं वो भारतीय मंत्रियों की सलाह मानने के लिए कहीं भी बाध्य हो। तो ये कहा जा सकता है कि प्रांतीय स्वशासन की स्थापना केवल नाम मात्र के लिए थी और एक सीमित क्षेत्र के लिए भी। भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय नरेशों आदि ने इस व्यवस्था का लगातार विरोध किया था। पंडित नेहरू ने भी कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है और जिन्ना ने भी इसे पूर्णतया सड़ा और मूल रूप से बुरा बताया था। तो आज हमने 1935 के अधिनियम के बारे में चर्चा करी। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।